आवर्धन। देखिए दर्पण में जो हम लोग प्रतिबिंब का निर्धारण किए हैं गोलीय दर्पण में, उसमें बहुत सारी अवतल दर्पण में दो प्रकार का प्रतिबिंब बनता था। एक बनता था वास्तविक और एक बनता था काल्पनिक। इसको पहचानने के लिए दो तरीका है कि यदि वस्तु तो हमेशा प्रधान अक्ष के ऊपर ही रहेगा, और यदि प्रतिबिंब भी प्रधान अक्ष के ऊपर बन जाए तो फिर वो बन जाता है कौन सा प्रतिबिंब? काल्पनिक प्रतिबिंब, क्योंकि वस्तु भी ऊपर और प्रतिबिंब भी ऊपर, तो वो हो गया काल्पनिक प्रतिबिंब। और यदि आप वस्तु को प्रधान अक्ष के ऊपर रखते हैं, देखिए प्रधान अक्ष मतलब ये होता है, जैसे ये दर्पण हो गया और ये हो गया इसका प्रधान अक्ष, ठीक है। तो यदि आप वस्तु को इसके ऊपर रखते हैं और प्रतिबिंब भी इसी पर बन गया ऊपर ही, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हो गया। और यदि आप वस्तु को ऊपर रखते हैं, है ना, और यदि प्रतिबिंब कहाँ बन जाए? नीचे बन जाए, जैसे देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया, तो ये होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब। या दूसरा तरीका, यदि दर्पण के आगे बने प्रतिबिंब, ठीक है ना, तो वास्तविक, और पीछे बने तो काल्पनिक या आभासी। तो आवर्धन क्या करता है? इन्हीं के रेशियो को बताता है कि किसी भी वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। डैश देके लिखिए इसमें, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। आवर्धन कहते हैं। ये आपका हो गया आवर्धन, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इसे m से सूचित किया जाता है। इसे m से सूचित किया जाता है, स्मॉल m लिखिएगा। सूचित किया जाता है, ठीक है। और हमको पता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होता है उसको हम लोग किससे सूचित करते हैं? ऊंचाई मतलब h, और किसकी ऊंचाई? ऑब्जेक्ट नहीं, इमेज। प्रतिबिंब मतलब इमेज, तो एच आई ये हो गया। यहाँ पे वस्तु की ऊंचाई को क्या लिखेंगे? एच ओ, ठीक है। तो आवर्धन बराबर हो जाएगा हमारा एच आई बटा में एच। ये एक फॉर्मूला निकल गया, इसको लिख लीजिए, m बराबर एच आई बटा एच ओ। इससे भी न्यूमेरिकल आपको लोगों को मिलेगा, बहुत सारा न्यूमेरिकल बनाने को मिलेगा, अभी पढ़ो तो। न्यूमेरिकल के लिए संडे को बुलाएंगे, एक के बाद 3-4 घंटा सारा न्यूमेरिकल खत्म कर देंगे। संडे को कोई टीचर नहीं ना बुलाया है? 5 आदमी बुला दिया। टेस्ट किस सब्जेक्ट का है? ठीक है, पहले उतारिए। संस्कृत आप लोग उन्हीं से पढ़ लीजिए, ठीक है, विशाल सर से। चलिए समझिए इसको। यहाँ पे देखिए, इसका दो डिफिनीशन है, दोनों में से आप कोई भी याद कर सकते हैं। फॉर्मूला दोनों पे बनेगा, अधिकतर फॉर्मूला इस पे बनता है, ठीक है। ये भी होता है। पहले हो गया डिफिनीशन, प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी जो प्रतिबिंब का हाइट होगा वो आपको दे देगा कि प्रतिबिंब 5 सेंटीमीटर प्रतिबिंब की हाइट है। आवर्धन क्या बताता है कि कितना गुना बनेगा। ऐसा था ना, मान लीजिए वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर, है कि नहीं? तो ये कितना गुना बन गया? प्रतिबिंब 3 गुना। तो ये आवर्धन का यही काम होता है कि आपको बताएगा कि प्रतिबिंब का जो हाइट है
वो वस्तु के हाइट से कितना बड़ा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई को हम लोग क्या अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन। फिर दूसरा डिफिनीशन यहाँ पे है प्रतिबिंब दूरी तथा बिंब दूरी के, बिंब का मतलब भी वस्तु होता है। ठीक है, एक बार बताए थे आप लोगों को, तो इन दोनों के अनुपात को भी हम लोग आवर्धन कहते हैं। ठीक है, इसको m से सूचित करते हैं। तो जहाँ पे वस्तु की ऊंचाई देगा तो वहाँ पे आपको ये फॉर्मूला लगाना है, और यदि डिस्टेंस देता है दूरी, प्रतिबिंब दूरी या वस्तु दूरी, तो वहाँ पे आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है, उतार लें इसको। चलिए, दर्पण 3 को पढ़े ना, समतल, अवतल और उत्तल। परवलयिक दर्पण पढ़े हैं, उसका यूज होता ही नहीं है, जाहिर सी बात है। परवलयिक दर्पण को यदि पहचानना हो तो ऐसे ही पहचान में आ जाएगा, वो गोल होता ही नहीं है, हाँ, थोड़ा सा टेढ़ा होता है। तो इन तीनों दर्पणों को यदि हमको पहचानना हो, पहला है बिना स्पर्श किए, और इसमें दूसरा होगा स्पर्श करके यानी टच करके, और ये है विदाउट टचिंग यानी बिना स्पर्श किए। किसी कोई दर्पण, तीनों दर्पण आपके सामने रख दिया जाए बारी बारी से, और बोला जाए उन तीनों दर्पण को पहचानिए कौन सा समतल दर्पण है, कौन सा अवतल दर्पण है और कौन सा उत्तल दर्पण। वो बिना स्पर्श करे, टच भी नहीं करना है उसको। तो आपको क्या करना है, आपको किसी भी वस्तु को उन तीनों दर्पणों के सामने ले जाना। जैसे चौक ही है, चौक को उन तीनों दर्पण के सामने ले जाइए। सामने ले जाने से क्या होगा, यदि चौक का जितना साइज है उतना ही साइज का प्रतिबिंब यदि किसी दर्पण में बन जाए, ठीक है, दोनों का साइज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो वो आपका दर्पण हो जाएगा कौन सा, समतल दर्पण। कब होगा, जब वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बने। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम दर्पण रख दें और यहाँ पे लेके चलेगा एक चौक को, तो चौक का अगर साइज इतना 2 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब भी 2 सेंटीमीटर का ही बनेगा, मतलब इसका चित्र उसमें उतना ही दिखेगा। तो ये हो जाएगा आपका समतल दर्पण। आप दर्पण को टच किए नहीं किए, वस्तु को केवल ले गए उसके सामने और वस्तु के साइज से आप बता दिए कि वो दर्पण कौन सा है, तो वो हो जाएगा सर्पण, समतल दर्पण। दूसरा क्या है आपका, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में क्या होता है, पहला तो प्रतिबिंब आपका उल्टा बनता है कि नहीं, तो वैसे ही पहचान में आ जाएगा। और यदि प्रतिबिंब सीधा भी बनता है ना, तो वस्तु से क्या होगा, वो वस्तु से बड़ा बनेगा। अवतल दर्पण की खासियत ये है कि इसमें 5 गो प्रतिबिंब बनता है उल्टा और एगो बनता है सीधा। तो हमको ऐसे ही पता चल गया कि यदि प्रतिबिंब उल्टा बन गया तो जाहिर सी बात है वो हो जाएगा कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण में कभी भी उल्टा प्रतिबिंब बनता ही नहीं है। और यदि प्रतिबिंब सीधा भी बनता है तो यदि वो सीधा प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा दिखाई दे तो वो आपका हो जाएगा अवतल दर्पण। क्योंकि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो एगो वस्तु के एकदम छोटा होता है ना, और दूसरा भी वस्तु से छोटा ही बनता है, दोनों वस्तुओं से छोटा बनता है। लेकिन अवतल दर्पण जो प्रतिबिंब होते हैं, सीधा प्रतिबिंब बनेगा तो वस्तु से बड़ा बनेगा, और ये उल्टा बनता है तो ऐसे ही पहचान जाइएगा कि वो कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण लास्ट में आता है, तो ये प्रतिबिंब आपका क्या बनाता है, सीधा और वस्तु से छोटा। तो यदि आप उत्तल दर्पण के सामने किसी वस्तु को ले जाइएगा तो वो आपका हो जाएगा कौन सा दर्पण, सीधा प्रतिबिंब बनता है तो उत्तल दर्पण हो जाएगा, या वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है तो भी आपका उत्तल दर्पण। तो ये हो जाएगा तीनों दर्पणों का पहचान बिना स्पर्श किए। दूसरा होगा बी नंबर, इसको आपको घर से लिख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, दूसरा लिखिए स्पर्श करके, या समझ लीजिए, मत लिखिए, है कि नहीं, बाय टचिंग। इसको केवल समझा दे रहे हैं, घर से लिख लीजिएगा। चलिए, इसमें भी 3 गो होता है, तीनों दर्पणों के लिए बारी बारी से पहचानने का नियम। तो इसको आप स्पर्श करके बताइए, मतलब अब इसको सामने आपको वस्तु को नहीं ले जाना है, केवल टच करके बताना है कि वो दर्पण कौन कौन सा है। तो चलिए, अगर समतल दर्पण को हम टच करते हैं तो हमको पता है कि इसका जो परावर्तक सतह होता है वो एकदम क्या होता है, समतल यानी बराबर होता है, एकदम बराबर यदि लगे तो आपका हो जाएगा कौन सा दर्पण, समतल दर्पण। जो अवतल दर्पण होता है वो ऐसे बनता है, यानी इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, तो जिस दर्पण को टच करने पर अगर आपको लगे कि वो थोड़ा सा धंसा हुआ हो तो वो आपका हो जाएगा कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। नहीं, ठीक है। और तीसरा, यदि परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ हो
क्योंकि उत्तल दर्पण आपका ऐसे बनता है, तो वो आपका हो जाएगा कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। क्योंकि इसको टच कीजिएगा तो ये तो ऐसे ही उभरा हुआ है, उत्तल दर्पण। धंसा हुआ है तो अवतल दर्पण, यदि बराबर है तो समतल दर्पण। ये हो गया आपका तीनों दर्पणों की पहचान, बिना स्पर्श किए और स्पर्श करके। इसको आपको घर से बना के लेके आना है, ठीक है। क्या होगा बोलिए। हाँ, इसका परावर्तक सतह क्या होता है, होमवर्क में डाल रहे हैं, इसमें एक को लिख दे रहे हैं, इसका उल्टा उसमें होमवर्क में रहेगा। पहला इसका हो गया, इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है और इसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है। तो अभी बताए थे स्पर्श करने पर उसमें। हाँ बोलिए। ठीक है, देखो दूसरा जो है, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक भी बनता है और आभासी भी बनता है। मतलब इसमें वास्तविक काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। एक बताए थे अभी कि 5 गो उल्टा और एगो सीधा। तो 5 गो जो उल्टा बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब है, जो एगो सीधा बनता है आभासी प्रतिबिंब है, ठीक है। तो उसमें इसमें लिखिएगा आप लोग कि इसमें वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, और इसमें लिखना है कि इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक को आभासी भी कहते हैं या सीधा भी कहते हैं, ठीक है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। तीसरा जो अंतर है, इसका जो मुख्य फोकस होता है, मुख्य फोकस वो वास्तविक होता है, माइनस में लिया जाता है, और इसका जो मुख्य फोकस होता है वो आभासी होता है, ठीक है। 3 हो गया। चौथा जो होगा, इसको हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। हाँ, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है, इकट्ठा करता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण भी कहते हैं। वो सब उपयोग लिखवाएंगे तो बताएंगे। चलिए, पांचवा अंतर क्या होगा इसमें, इसे और उसको, ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है और इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। चलिए, इतना होमवर्क है, ठीक है, इसको कंप्लीट करके आइए इतना, फिर आगे चलते हैं।